हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि एक्यूरेसी किसे कहते हैं, प्रिसीजन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन अपन ने देखा। इसी का ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यूज यानी जो पहले दो वीडियो हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और थ्योरेटिकल एग्जाम में जो आपके पास एमसीक्यूज वगैरह आएंगे उसमें आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एडिशन देख रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन कैसे किया जाता है, सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग एडिशन कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर अपन ने एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन देख रहे हैं कि इसमें बोला गया है कि इनको एडिशन करिए। तो ये है 44.53 और ये है 10.2। अब ऐसे इसको अपन को ऐड करना है। हो सकता है आप सोचते हो कि ये आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में से ही लिए गए हैं, तो आपको लगेगा कि हमें आता नहीं है। क्या आता है कि तो आंसर हमें कैसे देना है इसका वो देखेंगे। जैसे इसमें चार ऑप्शन है, इसमें हम जब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आप आ रहा है कि पूरा पहले ऐड कर लेता हूं मैं 54.73। तो इसका आंसर क्या क्या होना चाहिए, इसके सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। ए में है 54.73 और ये पूरे दिन में टाइम चला जाएगा, मैं इसको रीड करूंगा तो, पर इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए उसको अपन को देखना है। तो देखिए क्या है कि सबसे छोटा जो सिग्निफिकेंट नंबर कम हो जो उसी का ही अपन आंसर लिखते हैं। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर इस वाले नंबर में 3 है। कितने? 3। और इसमें कितने हैं? इसमें अपने पास 4 है। एक तो ये सिग्निफिकेंट नंबर, और दूसरी बात ये देखा सिग्निफिकेंट एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट नंबर के बजाय, फिर से सुनिएगा मेरी बात, सिग्निफिकेंट नंबर तो देखना है अपन ने इसमें कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या होना चाहिए। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर को देखा जाता है और आंसर क्या होना चाहिए, आंसर देखा जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जो तरीका है आंसर लिखने का वो यह है कि डेसिमलव के बाद कितने कम से कम डिजिट हैं उतना हमें आंसर लिखना है। जैसे इसमें डेसिमलव के बाद एक ही डिजिट है इसमें 3 वाले में, तो आंसर भी इतना ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 54.7 आंसर। क्लियर? मतलब डेसिमलव के बाद जितना कम से कम डिजिट होगा उसका अपन को आंसर लिखना है। नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, कोई भी नंबर हो सकता है। सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं 45 नहीं 456.25। इसमें एक नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर शायद 8 है, तभी आएगा। यहाँ पर 8 होना चाहिए। आगे मैं करके देखता हूँ, फिर अपन देखेंगे। 48.824 इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। अब आंसर इसका कितना होना चाहिए, तो सिग्निफिकेंट नंबर आंसर जो है, अब यहाँ पर कुछ नहीं जीरो लगाया तो 3 3 मान लेते, तो आंसर भी 3 डिजिट तक होना चाहिए इसका। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं, ये दो, इसको जीरो को नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पर 2 है, डेसिमल के बाद 2 है, तो अपन को आंसर भी 2 डिजिट में देना है। क्लियर? 10 में से 4 गए, 6 बचा। यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 गया, 2 बचा। यहाँ पर क्या है? 2 है, एक इधर से ले आए, क्या हो जाएगा? 12। 12 में से 8 गया, 4 बचा। यहाँ पर 4 है, 5 है, एक इधर से लिया तो 15। 15 में से 8 गया, 7 बचा। अब यहाँ 4 है और 4 में से 4 गया तो 0 बचा। और ये कितना है? 4 का 4। तो आंसर क्या आ गया? ये अपना आंसर है। किंतु यहाँ पर आंसर ऑब्जेक्टिव में आंसर अपन किस कौन से को टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट तक यानी कि 407.42।
अब यहाँ पर मैंने भले ये दिया, ये आंसर एक्चुअली गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको अपन राउंड अप करेंगे क्योंकि ये 6 ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो अपने इसको आंसर एक्चुअली ये होना चाहिए 47.43, ये राइट होना चाहिए आंसर। तो अगर इसमें ऑप्शन है तो ये इसका सी आंसर होना चाहिए, सी आंसर। ध्यान रखिए मैंने आपको क्या बताया कि बहुत अच्छे नंबर दिला देगा, क्योंकि सब अपन को आते हैं, ये छोटे बच्चों को वाले ही क्वेश्चन है, किंतु आंसर इनमें से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए। अब इसका अपन एडिशन करने जा रहे हैं। 4.523 ए के वाला है, एडिशन करने जाना है। ये 6 से 6, सॉरी 6, और पॉइंट के बाद 6.24 है, तो भाई मैंने 24 लिखा, और ये पॉइंट के बाद ये 2.3 है। ठीक, अब इनको अपन को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करना है। यहां पर कुछ नहीं है, यानी कि जीरो है, जीरो है, और इसके नीचे भी जीरो लगा दो, जीरो, 3 तक डिजिट है ना, और ये जीरो। अपन को तो ये देखना, जीरो बात की बात है। आप तो पहले ये देखिए कि इसमें सबसे कम डेसिमलों के बाद सबसे कम डिजिट कौन सा है, 3 है। तो मतलब हम 1 डिजिट पे ही इसका आंसर देंगे। तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 5 और ये 10, जीरो हो गया, पॉइंट, ये 10, और एक रिमेनिंग आ गया ना, क्योंकि ये 10 का जीरो बने था। तो ये 10 और 12 और 13, ये 13, ये है ना। अब आंसर कितने में अपन को चाहिए, 1 डिजिट में, यानी आंसर ये होना चाहिए 3.0, किंतु हम राउंड अप करेंगे, 5 से ज्यादा है, तो 13.1, तो इसका आंसर होना चाहिए 13.1, सी आंसर सही है। क्लियर, यानी कि जितना कम से कम मिनिमम डेसिमलव के बाद डिजिट होगा, उतने में हमारा आंसर होगा। बात इतनी सी है, सब्ट्रैक्ट में और मल्टीप्लीकेशन में याद रखना है, ठीक है ना, सॉरी सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा अलग से रूल होगा, ठीक है ना। एक और मैं एडिशन का करवा देता हूँ, फिर अपन एडिशन को छोड़ के मल्टीप्लीकेशन वालों में चले जाएंगे। बाकी सेम है, आप इसको करके देखिएगा, जब आपके इन्हीं में से क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पार्ट में तो आएंगे। जैसे एडिशन, आप ये 7.621, दूसरा है 1.020, और तीसरा है 6.243। ठीक, अब इसमें अपन को क्या होता है कि देखना है कि आंसर क्या होगा। सबसे कम जो है ना डिजिट इसमें, सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना माने जाएंगे, तो पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो ये 2 माने जाएंगे, इसके 2 होते हैं। मतलब पॉइंट के बाद अगर आगे का जो जीरो होता है ना, उसको नहीं माना जाता। हम पॉइंट के बाद में देखें तो 2, तो आंसर अपना 2 तक का होना चाहिए, ठीक है ना। परंतु अगर अपन इस पूरे को अगर मान लेते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, तो ये आपके 3 डिजिट का माना जाएगा। मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्योंकि आगे अगर ऐसा होता तो इसमें हम 2 सिग्निफिकेंट नंबर मानते, किंतु इसके आगे क्योंकि 1 हो गया, तो अब इसको भी काउंट किया जाएगा, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर 3 होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको देखते हैं। वैसे जनरली मैं आपको बता दूं, सही तो यह है कि इसको हम पॉइंट के बाद डिजिट देखते हैं, तो पॉइंट के बाद डिजिट जो है ना, यहाँ पर केवल 2 ही हैं, आंसर 2 ही होना चाहिए, वही होना चाहिए, ठीक है ना। किंतु इस ऑप्शन में मैंने ये लिखा है, किंतु आंसर एक्यूरेट आपको वही मिलेगा। तो आप तो इसको भी अपन 2 डिजिट में ही आंसर को लेंगे, यानी कि मैं पहले करके देखता हूँ क्या है इसका, प्लस करके 7.621, 1.020, और 6.243, इनको अपन प्लस कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8, और ये भी हो जाएगा 8 पॉइंट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, क्या करना, एडी करना, 7 है ना, 7 6 14, तो ये हो जाएगा 14। अब जो आंसर है, अगर इसको 3 डिजिट है, तो इसलिए अपन ने 3 डिजिट मानकर आंसर दिया है 41.884, ठीक है ना, 3 तक, तो इसलिए इसका आंसर ए, अपन भी इसको ए लेके चल रहा है। क्लियर, इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ
दिस नंबर, इसको भी एक बार मुझे करके बताना पड़ेगा फिफ्थ वाले को। इसमें देखिए 154.2 और ये 5.1 और ये है 23.0। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें अगर मैं पूछूं सिग्निफिकेंट नंबर, सॉरी, डेसिमलो के बाद कितने जीरो, तो डेसिमलो के बाद हमारे पास देखिए, आप याद रखिएगा ये एडिशन हो रहा है, एडिशन में एग्जैक्ट नंबर के पास कितना सिग्निफिकेंट है, जीरो। तो हमें जो है ना एग्जैक्ट नंबर, इसको एग्जैक्ट, ये क्या होते हैं ये वाले, ये नंबर कहला, इसमें इतना पार्ट क्या कहलाता है, सर्टेन। ठीक है ना, ये सर्टेन है, सर्टेन फिगर। और ये वाला क्या कहलाता है, अनसर्टेन, अनसर्टेन। तो और यहाँ पर ये क्या कहलाता है, एग्जैक्ट नंबर कहलाता है, ये पूरा एग्जैक्ट नंबर। ठीक है ना, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये एग्जैक्ट नंबर कहलाते हैं, जिसमें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं हो। जैसे 11 है, ये एग्जैक्ट नंबर है, 4 है, ये एग्जैक्ट नंबर है, किंतु 0.0 ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर देखना पड़ता है, ये सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है ना, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है, तो एग्जैक्ट नंबर को देखेंगे तो ये होगा 3 और ये हुआ 7 और 5, मेरे ख्याल से 12 पॉइंट, है ना, ये हो गया 7, हाँ 12 होगा, और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आपका 7, हाँ एक रिमाइंडर हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8। तो क्या आंसर आया, 8182.3। तो ये आंसर, हम इसको आंसर में क्या लिखेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नंबर है, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर भी पॉइंट के बाद कुछ नहीं वाला लिखेंगे, यानी कि 182 आंसर वाला राइट मानेंगे। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बी वाला 182, ये इसका आंसर होगा। ये सिग्निफिकेंट नंबर पॉइंट के बाद कोई है ही नहीं, तो अपन इसको ये वाला आंसर मानेंगे। क्लियर। अब ये सब्ट्रैक्ट के हो गए, एक और बाकी आप इसके जो दो चार बच रहे हैं 7 तक है ये, तो इसको आप उठा के 7 तक है ना, इसको आप कर लीजिएगा, दो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ, इस पेज को हटा रहा हूँ, ये वाला पेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में कैसे होता है, थोड़ा सा उसका रूल्स अलग होता है। इसमें अपन क्या करें, डेसिमलो के बाद कितने पॉइंट हैं वो देख रहे थे। ठीक, तो अपन उतना आंसर लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, डेसिमलो के बाद पॉइंट नहीं देखकर अपन को सिग्निफिकेंट नंबर देखना होता है। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि मल्टीप्लाई कितना, 4.3, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, 4.327 इंटू 2.8, इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें अपन देखें, इसको मैं मल्टीप्लाई करके नीचे लिखूं मल्टीप्लाई में तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि अपन इसको थोड़ा समझ सकें। तो कितना मल्टीप्लाई किससे करना है, 20, नहीं मल्टीप्लाई करना है 2.8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 4 और 1 2 3 4, है ना, इसमें कितने हैं 2, सिग्निफिकेंट नंबर 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट पे आंसर होना चाहिए। यहाँ पर अपन डेसिमलो नहीं देखेंगे, हम इसमें डेसिमलो नहीं देखेंगे, हमें जो भी आंसर चाहिए 2 डिजिट में चाहिए, बात इतनी सी है। ठीक, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो इन 2 डिजिट है ना, इसका आंसर 12 है। तो थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं अपन, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन का आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाऊंगा, करने बैठ जाऊंगा तो। आप लोग करके देखिएगा, मैं मोबाइल के कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 4.327 इंटू 2.8, इसका आंसर जो आता है मल्टीप्लाई का, वो ये आ रहा है 12.1156। अब देखिए, क्योंकि 2 डिजिट का हमें आंसर चाहिए, 2 डिजिट का आंसर केवल 12, पॉइंट नहीं लगाएंगे ना, पॉइंट नहीं लगाना होता है, ये 12
2 डिजिट का आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, डी वाला। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा चलता है। अब मल्टीप्लीकेशन का एक और अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल नहीं देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं। एक बार फिर से एक और क्वेश्चन से देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, कह रहा है कि मल्टीप्लाई का आंसर क्या हो जाएगा, 42.967 इंटू 0. ये डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों बात एक ही है। डिवाइड का भी देख लेते हैं अपन, है ना। 2, दोनों बातें इसमें 0, 2, 4, 3, 5 और नीचे क्या है, नीचे 0.34 इंटू 4। अब देखो उसमें अपन आंसर दे रहे थे जितना एग्जैक्ट नंबर, ये क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर, है ना, एग्जैक्ट नंबर। और यहाँ पर इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, सिग्निफिकेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंट नंबर 2। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर 5, ठीक। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर, तो देखो याद रखिएगा सिग्निफिकेंट नंबर में ये जीरो, मैंने आपको कितना आगे का जीरो काउंट नहीं किया जाएगा पॉइंट के बाद, बस ये जो फिगर है वो 1, 2, 3, 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, सिग्निफिकेंट इसमें 4 नंबर है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर आपने तो बताया था एग्जैक्ट नंबर में जितना होता है। तो भाई एग्जैक्ट नंबर वो आपको किसमें, डेसिमलो में जिसमें देखना पड़ रहा था। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमलो के बाद देखते हैं कि कितने फिगर हैं, किंतु मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसमें हम सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं कितने, तो जब जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर हो उसको हम आंसर मानते हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो हमें अब आंसर भी 2 डिजिट में चाहिए। इसका मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन है 0. नहीं ये लिखा हुआ ना, मैं क्यों करूं इतना, यहां पर देखो इसका है 0.77692988, ये वाला है ना, इतना है इसका आंसर। तो हम आंसर कितना लिखना चाहिए हमें, अपन लिखेंगे भैया आंसर ये 7, 6 2 डिजिट में, परंतु 7, 6 आंसर के ऊपर अपन टिक नहीं करके आएंगे। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट में आंसर तो चाहिए, किंतु ये जो 6 के बाद वाला है ना, ये 5 से ज्यादा है, ये एक इसमें प्लस होके 77 हो जाएगा। तो 0 पॉइंट, ये पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0.77 हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला 0.77। याद रखिए 2 डिजिट का तो ये बन रहा था, किंतु उसके बाद 9 है, तो 9 को एक बढ़ाकर राउंड अप कर रहे हैं अपन, राउंड ऑफ करेंगे अपन इसका, यूं मैं यहाँ कर देता हूँ ना, इसका राउंड अप कर रहे हैं अपन, 2 डिजिट में चाहिए, तो राउंड ऑफ किया हमने, राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से हमें आंसर लिख के आना है। क्लियर, मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत बेस्ट है ही है। छोटी सी गलती के कारण ये हमारे मार्क्स काट लेता है, किंतु यह आपको उसके अलावा भी आपको क्या हेल्प करेगा, थ्योरेटिकल एग्जाम में भी आपको ये हेल्प करेगा, इसलिए इसको अपन को ध्यान रखना है। अब ये देखो कह रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन फॉलोइंग गिवन द ईच नंबर। अब यहाँ पर जो भी नंबर दिए गए हैं उनमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं वो आप लोगों को हालांकि आता होगा, बहुत आसानी से अपन ने बता चुके हैं। इनमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, ठीक है ना। जैसे 15 इंटू cos the living the exit number, यहाँ पर है 15 इंटू 6.345, ठीक है ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, तो एग्जिट नंबर को अपन छोड़ेंगे, मैं नेक्स्ट पेज को करने जा रहा हूँ, उसको हटा रहा हूँ, है ना। कह रहा है कि फॉर 4 नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 4 है। किसमें मैं लिख के बता दूं पहले, फिर अच्छा लगेगा आपको। पहले वाले में सिग्निफिकेंट नंबर कितने, 15 इंटू 6.345,
3 4 5। अभी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो भैया जो एग्जैक्ट नंबर को तो छोड़ दिया जाता है, इसी को देखते हैं सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है, सिग्निफिकेंट है ही नहीं। सिग्निफिकेंट तो ये है, इसमें कितने 1 2 3 4, इसलिए 4 है इसका आंसर 4। क्लियर, इसको हटा रहा हूं। नेक्स्ट पेज को अपन देख रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज में अपन देखेंगे, ये पाई है। आपसे पूछा गया, वो क्वेश्चन मैंने हटा दिया, क्वेश्चन में क्या पाई में क्या सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, आंसर दिया पाई में सिग्निफिकेंट नंबर कितना। तो भाई पाई में सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, तो कई लोग सोच पढ़ने पड़ जाते हैं, यार इसकी तो वैल्यू ये होती है, ये होती है, अपन ये भी तो याद करते हैं, 3.14 तक लिख देते हैं, 2 8, अपन को मालूम है ये बहुत, इसके बाद दनादन चलता जाएगा, ये एंड ही नहीं होता है। तो इसलिए इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर इनफिनाइट है। तो आंसर होना चाहिए, देखो, इन दिस इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। तो ऐसा कोई नंबर अगर, ये तो पाई की वैल्यू दी है, अपन को मालूम है, या कोई ऐसा नंबर डिवाइड में दे देता और चलते जाओ डिवाइड करते जाओ, आंसर आते ही कंटिन्यू जाते जाएंगे, तो वो इनफिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट में 4, बिकॉज द एक्सपेरिमेंटल टर्न इज नॉट कंसीडर, मैंने वो क्वेश्चन हटा दिया, तो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कौन सा है। मैं वापस पेज को ले आ रहा हूँ इसको। ये देखिए आपके ये वाला क्वेश्चन ही था ना। अब इसमें अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, और इसका पाई की वैल्यू देखिए। अब इसमें इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो आप याद रखिएगा 0.22 इंटू 10⁻23 में पूछ रहा है सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। तो आप याद रखिए, ये जो पॉइंट 10 के ऊपर जितनी भी पावर लगी रहती है उसको अपन सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते हैं, बस उनको करते हैं जो उसके बगल वाले नंबर होते हैं, इनको करते हैं। अब इसमें भी मैंने कहा कि क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो दो डिजिट के बीच में है, या पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाते हैं। जैसे मैंने अगर 6.0 लिखता तो 2 है सिग्निफिकेंट नंबर, और 6.02 होता तो कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 हो जाते। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे ध्यान रखना है अपन को। इसमें इस 10 दी पावर को कुछ नहीं देखना है, बाकी इनको देखना है। तो इसमें कितने 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 है। सिग्निफिकेंट नंबर इसमें कितने हैं 4। तो यहाँ पर आंसर क्या दे रहा है कि 4 सिग्निफिकेंट नंबर एक्सपेक्टिव, जो भी लिखा हुआ उसको छोड़ो, आप तो बस 4 याद रखिएगा, यह है। और बाकी आप इसको करिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अपन देखें, ये दिया, कौन सा दिया है देखो, 8000 में, नहीं 80,000, 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो भाई इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 5, ठीक है ना। यूं मान लो कि पॉइंट के बाद ये जीरो है, 5। अब आप क्या करेंगे, इसको यूं लिखिए, 8 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे 1, 1 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब आप कहोगे कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ओनली 1 हो जाएगा, अगर आप ऐसे लिख देते हो 8.0 इंटू 10⁻5, तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये याद रखना है, पॉइंट के बाद जीरो आया तो उसको काउंट किया जाता है। तो अगर इस तरीके से लिख रहे हैं 8 इंटू 10⁻5, तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो गया 1, 1 हुआ। और अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट नंबर इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, चाहे फिर पॉइंट है या नहीं, इसको हटा भी दें तो भी 5 है ना। उसके बाद का काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद डिजिट होना चाहिए था। अगर यहाँ पर पॉइंट लगा के अपन ने लिखा तो सर आपने पॉइंट लगाया यहाँ पर पॉइंट लगाकर जीरो लगा दी, तो ये जीरो काउंट नहीं किया जाएगा, नहीं। क्यों, ये जीरो कब काउंट किया जाता है, यहाँ पर कोई डिजिट होता तो ये पूरा फिर काउंटेबल हो जाता, तो इसलिए ये काउंटेबल नहीं है। तो इस तरीके से अपन को इनके सिग्निफिकेंट नंबर को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा देता हूँ इस पेज को, अब अपन को इस पेज की नीड नहीं है क्योंकि अपन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि द डायमेंशन ऑफ प्रेशर
आर द सेम एज दे टॉप। ये क्वेश्चन आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहां से आपकी काबिलियत को देखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको समझिएगा। कह रहा है कि जो डायमेंशन आप प्रेशर का है वो सेम है किसके। तो आपको देखो, अरे सर हम तो बचपन से पढ़ते आए, 7th क्लास में भी पढ़ते आए और 8th में भी था। जो फोर्स एग्जेट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है कि फोर्स जो है एग्जर्ट करता है, एग्जर्ट्स ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो आप इसको देखो, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर ये सही होना चाहिए, पर नहीं, वो क्या पूछ रहा है कि डायमेंशन में प्रेशर जो है किसके इक्वल होगा, तो कुछ दूसरी बात बोल रहा है। अब कौन सा आंसर इसमें दिया, देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे, अब इसको समझिएगा। आपको यह नहीं कह रहा है कि प्रेशर क्या है, वो ये नहीं कह रहा है। प्रेशर क्या है नहीं कह रहा है कि किसके सेम होगा, उसको सिग्निफिकेंट नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। तो प्रेशर इजिकल्स टू वही जो आपको मालूम है, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो ये एरिया। अब फोर्स इजिकल्स टू क्या होता है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि फोर्स इजिकल्स टू क्या होता है, मास इनटू एसिलरेशन। ए एसिलरेशन है, याद रखिएगा, ए एसिलरेशन है। और एरिया का मतलब क्या होता है, तो पर एरिया है ना, तो एरिया स्क्वायर होता है। एरिया जो रहता है वो लेंथ इनटू लेंथ रहती है। इसमें ए क्यों लिख दिया पता नहीं है मुझे, यहाँ लेंथ इनटू लेंथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एरिया है। अब इसको वापस चले जाता हूँ, एरिया यानी कि लेंथ इनटू लेंथ के लिए मैंने लिखा है ना। अब यहाँ पर क्या है, मास। मास जो रहता है उसको अपन यहाँ पर मैंने लिख दिया मास, ठीक, इनटू ये क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को भी लिख दिया मैंने, अपॉन यहां पर अपन ने रख दिया टाइम। टाइम, ये इसके लिए टाइम, और ये एल और एल तो है ही, ठीक है ना। अब अपन क्या करें, यहां पर इसको लिख रहे हैं मास, और जो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी में अपन ने ये वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दिया अपन, है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, एल माइनस वन होता है, और टी माइनस वन होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं 9th वगैरह में भी, परंतु यहाँ पर भी आपका फिजिक्स में भी फर्स्ट चैप्टर शायद इसी से वेलोसिटी का, ठीक है ना, डेरिवेशन वगैरह निकालना। अब जो रहता है, अब जो रहता है इसमें अपन नीचे क्या है, एल इंटू टी, टी यानी टाइम। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मास इनटू, ये दो एल हैं, यानी ये अगर माने तो ये तीन एल है, ऊपर ये एल चला जाएगा। तो यहाँ पर एल, एल जो है, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाना चाहिए था। एल चेंज इन वेलोसिटी, लेंथ इनटू अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। लेंथ यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किया तो मुझे केवल वेलोसिटी करना चाहिए था, टाइम नहीं करना चाहिए था। मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन से दूर करूं, शायद कुछ कंफ्यूजन बन रहा है इसमें, ऐसा ये नहीं ज्यादा, पर मैं फिर से थोड़ा अच्छी तरीके करके बता देता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था मुझे, तो उसको वापस देखो, जैसे प्रेशर है इजिकल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अब अपन फोर्स इजिकल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, अपॉन एरिया यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। दोनों को एल एल करके अपन मापते हैं, तो ये एल एल उसके लिए हो गया, इजिकल्स टू मास के लिए तो अपन मास कर देते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है, चेंज, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे। तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाता है, यह लिख देता हूँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये हुआ ना, टाइम के कारण वेलोसिटी चेंज हो गई। तो फिर से लिख देते हैं मास। अच्छा यहाँ पर पहले ये भी लिख दें अपन, इनके लेंथ इनटू लेंथ के लिए एल कर दिया अपन ने, इनटू, तो ये गया मास, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अपन किससे मेजरमेंट करते हैं, एल से, और टाइम को किससे, टी से, किंतु टाइम अपॉन टाइम है तो -1।
और नीचे अपन चले जाएं तो ये हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ है और टाइम क्या है, टी है। तो इस एल से इस एल को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आया अपने पास, मास इंटू यहाँ पर क्या है, एल ऊपर चला जाएगा, माइनस में एल हो जाएगा -1 और इंटू टी क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये इतना हुआ। अब एनर्जी के बारे में बात की जाए, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ये क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ आपका प्रेशर है ना। अब एनर्जी देखें क्या होता है, तो एनर्जी, एनर्जी ठीक है ना, एनर्जी के लिए अगर अपन देखें, डायमेंशन ऑफ पर वॉल्यूम एनर्जी, पर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है ना, पर वॉल्यूम एनर्जी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन वी, पर वॉल्यूम है तो बात समझ में आ रही है, इजिकल्स टू, अब एनर्जी इजिकल्स टू क्या होता है, एनर्जी इजिकल्स टू वर्क अपॉन वॉल्यूम, और वर्क इजिकल्स टू क्या होता है, सब लोग जानते हो, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना, अपॉन वी। तो यहां पर डिस्टेंस भी नहीं, फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इनटू एरिया, वर्क, ठीक है ना, यानी कि पिस्टन के ऊपर कितना काम हुआ। तो फोर्स के लिए मैं एफ लिख देता हूं और एरिया के लिए मैं क्या लिख दूंगा, एल का स्क्वायर लिख दूंगा, और ठीक है ना, और इनटू ये अपॉन, यहां पर अपॉन वी लिख देता हूं और इनटू टाइम -2t कर देता हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि यहां पर एल तो कैंसिल हो जाएगा, ये टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एम कर देता हूं, और एक्सेलरेशन के लिए एल इंटू -2t, ये 2t उसी का है ना, इसको हटा देता हूँ, यहां पर कर देता हूँ, और इसके लिए एरिया के लिए L2, और नीचे वॉल्यूम के लिए L इंटू एल। ऊपर थोड़ा मैं रब करके ऊपर लिख रहा हूँ है ना, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा फिर से क्लियर करने जा रहा हूँ, यहाँ फिर से लिख रहा हूँ तो लिखता जा रहा हूँ है ना। देखो, एनर्जी E अपॉन वी, पर वॉल्यूम एनर्जी होता है वर्क अपॉन, वर्क की इक्वल होती है अपॉन वॉल्यूम, और जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू एरिया होता है, एरिया, और अपॉन वॉल्यूम वी। तो फोर्स इजिकल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एरिया को मैंने एल स्क्वायर कर देता हूं और वॉल्यूम को एल क्यूब कर देता हूं। तो फोर्स ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी, तो एल इंटू -2, ठीक, और इंटू एल स्क्वायर, और यहां पर एल क्यूब, ठीक। तो एक्सेलरेशन, इसको एरिया, फोर्स ऑफ एरिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक दो, दो कैंसिल हो जाएंगे, एक्सेलरेशन को
ये जो है एल, यहाँ पर थोड़ा सा अपन समझेंगे। मैं थोड़ा सा, ये मेरा बोर्ड का सेटिंग थोड़ी गड़बड़ हुई, मैं इसको फिर से यहाँ से लिख के बता रहा हूँ। क्या है कि जैसे यहाँ पर अपन मास की जगह पर अपन ने मास लिखा, मास। यहाँ पर एरिया नहीं लिख के अपन एल लिखेंगे, डिस्टेंस, यानी वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि पिस्टन जितना चलेगा वर्क के लिए डिस्टेंस डी लिखा जाएगा। तो मास इज इक्वल मास इनटू, ये फोर्स के लिए फोर्स, वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास, मास इनटू एक्सेलरेशन, को मैं ए लिख रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए, ये मैंने फोर्स की जगह पर रखा। एल इंटू डिस्टेंस अपॉन लेंथ का क्यूब। ठीक। अब मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, एल माइनस ए एल टी माइनस टू इंटू, और लेंथ के लिए ये एल ही मेजरमेंट किया जाएगा। इसको अपन क्या कर रहे हैं, एल इंटू एल कर देता हूँ। इस एल से यह एल कटा, इस एल से यह एल कटा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, मास इंटू एल माइनस वन और टी माइनस टू। अब ये देखिए आपका इसमें प्रेशर में भी यही आया है, ये आया है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसलिए यहाँ पर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं बोला जाएगा, क्योंकि डायमेंशन वर्ड यूज किया गया है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्लियर? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको हटा रहा हूँ पूरे। अब हम पेज, नेक्स्ट पेज देख रहे हैं। कह रहा है गिवन द नंबर 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर थ्री नंबर इज। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, देखो पहले में क्या है 161, यानी सिग्निफिकेंट नंबर कितने, थ्री। दूसरे में क्या है 0.161, इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने कहलाएंगे, थ्री, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए 0.0161, इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने, थ्री, क्योंकि इस जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। तो जीरो कब काउंट करते, यहाँ पर अगर कोई डिजिट होता तो ये जीरो काउंटेबल हो जाता, अगर नहीं, अदरवाइज नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला डी वाला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस मल्टीप्लाई का आ गया है। मल्टीप्लाई करना है 3.24 इंटू 0.000866 और अपॉन, अपॉन में है 5.006। इसका आंसर क्या होगा, तो 0.0560883 इसका आंसर आया है। ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अब देखो सिग्निफिकेंट नंबर को हम काउंट करेंगे किसमें कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर बनते हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंट नंबर इसमें अपने पास कितने हैं, इस वाले नंबर के पास सिग्निफिकेंट नंबर थ्री है। इसमें कितने हैं, ये जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने, फोर। इसमें कितने, इसमें ये जीरो भी काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो फोर सिग्निफिकेंट नंबर। इसमें भी फोर, इसमें तो कम से कम कितने, थ्री। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, थ्री। अब थ्री आंसर आ जाएगा, तो इसमें अपन को जीरो पॉइंट, ये जीरो काउंट नहीं किया जाएगा, 0.0560 होना चाहिए था इसका सिग्निफिकेंस नंबर, किंतु इसमें ये वाला 8 है, तो मैंने 8 लिख के और इसको क्या करूंगा, राउंड अप कर दूंगा, राउंड अप। तो राउंड ऑफ करते समय, राउंड ऑफ कर देंगे तो हमें 3 डिजिट तक नंबर चाहिए, तो वो आ जाएगा 0.0
561, तो इसका आंसर ये वाला होगा, इसमें बी वाला इसका आंसर। डायमेंशन एनालिसिस में पहले भी अभी आपको एक एग्जांपल देके करवाया था मैंने प्रेशर का, इसको और अपन देखें एक्चुअली क्या होता है। कैलकुलेशन विथ involving the use of dimension of the different physical quantities involved is called dimensional analysis। dimensional analysis में क्या होता है कि different physical क्वांटिटी यूज की जाती है, जैसे लेंथ भी यूज किया जा रहा है, मास भी यूज किया जा रहा है, टाइम भी यूज किया जा रहा है, तो अलग अलग जब यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए और वहां सिग्निफिकेंट नंबर लाते हैं तो अपन कहते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस है ये, अलग अलग अपन ले रहे हैं इसको। अपन फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर लेवल मेथड भी कहते हैं। कह रहा है कि कन्वर्ट करना फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट के मेथड में जब चेंज करते हैं तब अपन इसको क्या कहते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड। ये वर्ड याद रखिएगा, छोटा सा लग रहा है, मजाक वाला भी लग रहा है, किंतु सही बात यह है कि इससे आपका एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं और अपन तभी बता पाएंगे फैक्टर लेवल क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ गया आपके थ्योरेटिकल पार्ट में ही आ गया, व्हाट डू मीन बाय द फैक्टर लेवल मेथड, तो आप क्या बता पाओगे? बस सिंपल वर्ड में, एक वर्ड में इसका आंसर है फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस। वन वर्ड में आंसर क्या है कि वन फिजिकल क्वांटिटी चेंज इनटू अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फैक्टर मेथड और फैक्टर लेवल मेथड। बस वन वर्ड में ये आंसर है, मैंने आपको बता दिया है ना, तीनों के लिए। डायमेंशनल एनालिसिस, फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट लेवल मेथड क्या है? वन फिजिकल क्वांटिटी, आंसर क्या रहेगा कि वन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी चेंज इनटू अदर अदर फिजिकल क्वांटिटी, इसको अपन क्या कहेंगे? डायमेंशन एनालिसिस या फैक्टर लेवल एनालिसिस। ठीक, अब ये पेज हो चुका है, इसको हटा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज को ला रहा हूँ। थोड़े पेन को भी मैं थोड़ा थिक कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पेज को उठा के इधर रखूँ, इसको थोड़ा इधर रखूँ और इसको थोड़ा इधर रखूँ। एक मिनट में थोड़ा बस इसके बोर्ड को बढ़ा रहा हूँ। अभी हम देखेंगे इसके बाद वाला, मैंने कहा थोड़ा इसका पेन को मैंने थिक कर दिया है ताकि अच्छा दिखे। कह रहा है कन्वर्ट 150 माइल्स माइल्स इनटू पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, मतलब 150 माइल्स को आपको कन्वर्ट करना है पर मीटर पर सेकेंड, ये पर आवर है, पर आवर को कन्वर्ट करना है। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, अच्छा इसको जो कन्वर्ट करने का सिंपल मेथड तो आप कॉपी पेन उठा के कर भी सकते हो, आता भी है, किंतु अपन को इसको जो डायमेंशनल मेथड से करना होता है उस पर अपन को मार्क्स मिल रहे होते हैं, इसका थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज आप वैसे भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं, है ना। क्या है कि 1 माइल्स, यह पता होना चाहिए कि 1 माइल्स कितने के इक्वल होता है। 1 माइल्स इजिकल्स टू होता है 1.60 किलोमीटर के, किलोमीटर के, तो 1 माइल्स इतने, इसके किलोमीटर है। अब क्या होता है कि आवर्स को कन्वर्ट करना होता है, तो 1 आवर्स कितने के इक्वल होता है? 60 मिनट, ठीक है ना, इंटू 60 सेकेंड, तो इजिकल्स टू होता है 3600 सेकेंड से। ठीक, अब ये अपने पास क्या है, सेकेंड है। इसको रखने का तरीका क्या है कि जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, याद रखना, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो और वो कितने के इक्वल होता है उसको ऊपर रखेंगे, मतलब, और जिसको कन्वर्ट कर रहे हो माइल्स को जो है वो नीचे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? कन्वर्जन कैसे करेंगे? 1.60, ये क्या है? किलो, ये क्या है? किलोमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर तो आपको मालूम है, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 को मैंने नहीं लिख के 10 की पावर 3 कर दिया और एम यहाँ पर मीटर कर दिया।
किसको चेंज कर रहे हैं, जिसको चेंज कर रहे हैं उसको नीचे लिख देंगे, यानी कि 1 माइल कर दिया, 1 माइल, ठीक है ना। अब 1 माइल्स दूसरा अपन ने क्या बोला, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम से। तो टाइम अपने नहीं, कितने माइल्स करने हैं पहले वो देखेंगे, कितने माइल्स हैं, 120 माइल्स है ना। तो हम क्या करेंगे, 120 माइल्स को कन्वर्ट करना है, तो अब 120 माइल्स जो दिया है वो अपन ऊपर लिखेंगे माइल्स, ठीक है ना। 120 माइल्स, और कितने में दिया है, आवर्स में दिया है, 120 माइल्स पर आवर्स, इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है ना, 1 आवर्स। अब टाइम को अपन को करना है, तो माइल से माइल तो कैंसिल हो जाएगा, अब टाइम को करना है, तो टाइम क्या है, अपन को जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, जैसे अपन को मैंने कहा कि ये माइल्स है, माइल्स ऐसे लिखते हैं ना, पर आवर तो एच नीचे लिखते हैं, आवर्स। अब उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसको चेंज किया टाइम को, तो ये आवर्स, क्योंकि आपको उल्टा मत मानो, आप तो समझ लो यहीं पर है, तो यहीं पर अपन ने करा है, तो ये क्या उसमें करना है, मिनट में करना है, तो मिनट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड में करना है, सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका 1 एज, और कितने सेकंड में कन्वर्ट करना है, इतने सेकंड में, तो ये सेकंड नीचे लिखेंगे, 300 एस, तो ये इससे कैंसिल, और माइल से ये वाला कैंसिल, ठीक है ना। मीटर है ये, सॉरी, ये माइल्स नहीं था, ये मीटर था, गलत कैंसिल किया, ये मीटर, माइल, ये माइल से माइल कैंसिल, ठीक है ना। फिर से समझा रहा हूँ, जिसको आपने, जिसके इक्वल होता है उतना में आपने पर वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे माइल्स लिख देंगे, फिर जो आपको दिया गया चेंज करने के लिए उसको ऊपर लिख के नीचे बराबर है तो नीचे बराबर लिखेंगे। फिर आवर्स को, टाइम को चेंज करना होता है, तो जिसको अपन चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि नीचे था तो उसको अपन ने उल्टा कर दिया, आवर्स ऊपर चला, एच ऊपर चला गया और सेकंड नीचे आ गए, क्लियर। जब इसको अपन इसकी कैलकुलेशन करके डिवाइड करते हैं तो अपने पास आंसर आएगा, आप डिवाइड करके देखिएगा, 53.3 मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और इसका एग्जाम्पल में एक और करवा देता हूँ तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से डायमेंशनल रूप से करेंगे। वैसे तो जनरली आप क्या करते हैं, जनरली तो आप ये कहते हैं सर क्या बल रहा बताना है, मैंने कहा कि भाई तो जनरली आप कैसे बताते हैं, जनरली आप मुझे यूँ बताते हैं, मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप चेंज करके दो 120 माइल्स को किलो को मीटर में, कहना ठीक है सर, मीटर में कन्वर्ट करना, पहले तो हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो 1.60, ठीक है सर, मैंने हाँ ठीक है। अब इसको आप क्या करो, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कहना है सर 1 किलोमीटर इजिकल्स टू 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जनरली आप लोग ऐसे ही करते हो। और कहना है सर टाइम, टाइम हमेशा पर, जो टाइम है ना जिसका पर आवर्स तो नीचे लिखा जाता है, तो सर ये पर आवर्स था टाइम, मैंने कहा कहना सर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि मीटर में निकाला, मैंने कहा कर दो, 0 × 1.60 इंटू 000 और अपॉन क्या हो जाएगा, सेकंड, तो ये 60 मिनट 60 सेकंड, इससे डिवाइड करके आप आंसर निकाल के ले आ जाओगे, 2 0 तो यहाँ से ही गायब कर दो, ठीक है ना। और फिर 6 से डिवाइड करके आप 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 2, बड़े बड़ा इजी दिख रहा है मुझे तो, ठीक है ना, 2 से कर देंगे, तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल निकाल देंगे, है ना। जैसे इसको और 3 को करें तो 3, 2 से करें तो 3, और ये हो जाएगा 10। अब आपके पास क्या बचा, 1.60 इंटू 10 यानी 100, इसको आप 3 से डिवाइड आराम से करके आप आंसर निकाल के आ जाएंगे। तो मेरी बात सुनो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें ये डायमेंशनल मेथड की जरूरत नहीं है, जिस मेथड से इजीली जो आपके दिमाग में आ रहा है आप तो बस इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, तो उसी मेथड को यूज कर दो, ये तो सिंपल मेथड है, अपन इसको आराम से कर लेंगे। किंतु थ्योरेटिकल पार्ट में जब अपन एग्जाम में लिखते हैं तो आपको डायमेंशनल फॉर्म में लिखना होता है, तो ये पूरा आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक। अब एक और, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बिल्कुल दिक्कत वाला काम नहीं है, आप तो वही मेथड यूज करेंगे जो अपन जनरली करते हैं। जैसे कहा है कि इसमें कह रहा है कि एवरेज डायमेंशन, कह रहा है कि एवरेज डायमेंशन बिटवीन टू टू एनालिसिस टू कार्बन, टू कार्बन, ठीक, ये कार्बन है भाई, लिखा हुआ है ना, कार्बन दिखाई नहीं दे रहा, कार्बन है, कार्बन एटम इज, देखो ये कार्बन एटम के बीच के बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है,
सिंगल बॉन्ड के बारे में। तो वैसे भी इसकी आप याद रखिएगा, इसका बॉन्ड की लेंथ इतनी ही होती है, 1.45 एंगस्ट्रॉम होती है। तो कह रहा है एंगस्ट्रॉम है, और कह रहा है कि इसको कन्वर्ट इट इनटू मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो। तो आप कहोगे कि सर कितना होता है, तो अपन को ऐसे ही मालूम है, और नहीं तो आप फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी पढ़ते आओगे यूनिटों के लिए। 1 एंगस्ट्रॉम इजिकल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के होता है। बस यही इसका आंसर है। ऑब्जेक्टिव में आया तो तुरंत निकाल लेना। अब कितने एंगस्ट्रॉम कह रहा है, ये तो 1 एंगस्ट्रॉम है और इसमें इतना एंगस्ट्रॉम है, तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 1.54 × 10⁻⁻10, सॉरी -10। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और क्या है, परंतु मैंने कहा कि जैसे थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना होता है तो ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, फिर अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा कि 1 एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए अपन को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻10 मीटर ऊपर लिखेंगे, जैसे अपन ने माइल्स को लिखा, माइल्स में अपन ने किया, और नीचे क्या लिखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम लिख देंगे, 1 एंगस्ट्रॉम। अब जिसको चेंज करना है वो कितना था, वो था एंगस्ट्रॉम कितना था, तो वो था 1.54 एंगस्ट्रॉम। देखो याद रखिए, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम से कटने चाहिए, ठीक है ना, तो कटना चाहिए एंगस्ट्रॉम। अब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि टाइम टाइम वाइम कुछ नहीं है, बस इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया। ये थ्योरेटिकल पार्ट में करके आ सकते हो आप इसको। तो इस तरीके से अपन इनको कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा एक और क्वेश्चन करवा दो, इसमें न्यूमेरी इसमें लिखा है फीट। तो 1 फीट कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द 5 फीट 6 इंच इनटू मीटर। 5 फीट, ठीक है ना, और 6 इंचेस को किस में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो भाई 5 इंच, तो पहले तो 1 फीट, सॉरी 1 फीट इजिकल्स टू कितने के होता है, तो 1 फीट जो रहता है वो 12 इंचेस के इक्वल होता है, इंचेस के। तो टोटल इंचेस कितने हो गए, तो 12 प्लस 6 इंचेस इजिकल्स टू 18 इंचेस हो गए अपने पास, इंचेस। अब वैसे ही जैसे अपन को कन्वर्ट करना होता है, तो 1 इंच जो रहता है, 1 इंच कितने, इसको क्या मीटर में कन्वर्ट करना होता है ना, तो 1 इंच कितने मीटर के इक्वल होता है, तो अपन को पहले इसको 5 फीट है ना, तो 5 फीट अपन सही पूरा यहीं पर कर दें, तो अपने पास हुआ 560 इंच हो गया एक्चुअली, है ना। 6 इंच को ये थोड़ा सा मैंने यहाँ नहीं देखा, 6 इंच 5 फीट है, तो पहले 5 फीट को 5 इंच में कन्वर्ट करते हैं अपन, ठीक। पहले ऐसा करो, बाद में टोटल इंच तब आएगा अपने पास। ये 1 इंच 1 फीट इजिकल्स इतने, तो 5 फीट इंटू 12 इंच इजिकल्स टू 60 इंचेस हो गई अपने पास, इंचेस। और 6 इंच अलग है, तो टोटल इंचेस कितना हो जाएगा, टोटल, तो टोटल हो जाएगा 60 प्लस 6 इजिकल्स टू 66 इंचेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब 66 इंचेस को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, अब ये अपने पास इंचेस हुए। अब 1 इंचेस, 1 इंच इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर। देखो 1.4 कार्बन की लेंथ होती है, आप इसको याद रखिए, 2.54 ये सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इंच। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, तो 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू कितना हो जाता है, 1/मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1/100 मीटर होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर दूं यहाँ मल्टीप्लाई के बजाय, 2.54, ठीक है ना, अपॉन 100, तो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 2.54 इंटू 10⁻⁻2, क्या हो जाएगा, मीटर। ऊपर का रफ कर रहा हूं मैं, ये हो गया मीटर। अब आप इसको किसमें कितने इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे बस सिंपल मेथड इसका यूज करेंगे अपन। कन्वर्ट कैसे करेंगे, जिसको मैंने अपन ने चेंज किया, तो
54 इंटू 10⁻⁻², ये क्या है, मीटर। ठीक, और नीचे क्या कर देंगे अपन, नीचे अपन ये मीटर है ना, तो ये मीटर को अपन ये इंच, 1 इंच = है ना, इंचेस। और अपन को कितने इंच करना है, तो 66 इंचेस, इंचेस। तो इंच से इंच को कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो अपने पास जो आंसर आएगा 1.68, ठीक है ना, मीटर आंसर। इस तरीके से अपन इसको चेंज कर देंगे। तो यह था, इस तरीके से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेकेंड आर इन द 3 days। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। 3 days में कितने सेकेंड होते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हम खुद ही कर लेंगे, सही है, खुद ही कर सकते हो, क्योंकि 1 डे में कितने 24 आवर्स होते हैं, ठीक है ना, और 1 डे में इतने आवर्स, और एक आवर्स में 60 मिनट, और 60 सेकेंड। इन सब का जब मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। परंतु मैंने आपको कहा 3 डायमेंशनल रूप में कैसे बताना होगा, तो बताना पड़ा 1 डे, इसको रब कर रहा हूं मैं ना, ये तो आप ऐसे आसानी से कर लेंगे, किंतु 3 डायमेंशनल में कैसे बताएंगे भाई, 1 डे = 24 आवर्स, ठीक। तो इसको आप सबसे पहले लिखेंगे 24 आवर्स, फिर दूसरा अपन क्या लिखेंगे, 1 आवर्स = 60 मिनट, फिर 1 मिनट = 60 सेकेंड। अब इसको आपको जमाना होता है, तो 24 आवर्स, 24, ठीक है ना, आवर्स इन वन वन डे, इनटू अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 days है, तो 3 days, फिर इसको इनटू सेकेंड, तो 60 क्या है, सेकेंड, कितने में, 1/, इसका हो जाएगा, पहले अपन मिनट का करें, है ना, मिनट, सेकेंड को बाद में, तो 60 मिनट इन 1 आवर। अब अपन क्या करेंगे, अपन के पास कितने आवर्स है, 24, नहीं आवर्स तो यहाँ कर दिए, 24 आवर्स तो मल्टीप्लाई में है ऑलरेडी, इसको अपन को नहीं करना। अब अपन सेकेंड को करेंगे, तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे, 60 सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइम है ना, टाइम 60 सेकेंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट, ऐसा, ठीक, ऐसा अपन जमाएंगे। तो ये जो डे है, ये डे से डे कैंसिल, याद रखिएगा, और ये आर से ये और कैंसिल, और ये मिनट से मिनट कैंसिल, तो क्या बचा, सेकेंड। तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो ये आएगी 25920 सेकेंड। इस तरीके से 3 डायमेंशनल। बाकी इजीली मेथड तो मैंने बताया, आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को मैं बोल देता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना होता तो ये फालतू का बिल्कुल कुछ नहीं करना होता है। बस क्या करते हैं भैया, 3 days हैं, और एक डे में 24 आवर्स होते हैं, और एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई करके ये आंसर, ये ऑब्जेक्टिव का टिक करके आप आ जाओगे। तो अपन को तो ऐसा ही तो करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पर जो है बस थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको ऐसा करना होता है, जो कि मैंने दोनों आपको बताता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करवा के मैं इसको वीडियो को ओवर कर दूंगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा इसको समझना जरूरी होगा। ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है इन रिलेशन लेमडा h/m/mu, कह रहा है कि इसको देट द यूनिट ऑफ एच आर इतना, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, in relation lambda is equals to h/m/mu1, कह रहा है कि prove that the units of h are, यानी कि r
किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ जो एच दिया है, ये वाला एच एक्चुअली क्या है, ठीक है ना, लेमडा एच अपॉन है, एच दिया ना, तो एच क्या है, थोड़ा इसको और मैं बड़ा करूं तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए, इस क्वेश्चन को मैं बड़ा करना पड़ेगा। क्लियर दिखे आपको, अब दिख रहा है क्लियर है ना, ये इस क्वेश्चन, एज क्या है, प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है, प्लैंक कांस्टेंट है ना। तो एज की वैल्यू जो रहती है वो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में अपन ले रहे हैं एज की वैल्यू को, जैसे ये दिया है यहाँ पर अपने पास लेमडा, लेमडा यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ एच अपॉन एम वी, तो हम एच जी का क्या कर देंगे, लेमडा एम वी। यहाँ पर मैंने बताइए वेवलेंथ है, एम मास है, और वी फॉर वेलोसिटी पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको कह रहा है कि मास में कन्वर्ट करो, इस फॉर्म में क्या रिलेशन है देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन वेवलेंथ के बारे में बात करें तो वेवलेंथ को हमेशा मीटर में अपन मेजरमेंट करते हैं, तो ये मीटर में वेवलेंथ को मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है ना, वेवलेंथ मीटर में इनटू वेलोसिटी, मास, मास को किस में अपन कन्वर्ट करते हैं, केजी में, और वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी जो रहती है वो रहेगी मास इनटू पर सेकेंड। यहाँ पर देखो ये मास नहीं है, ये मीटर है, मीटर, मैं पूरा लिख देता हूँ, बार बार मैं भी गलत बोल रहा था, ये मीटर है, यहाँ तो मैंने बताया मीटर ही है ना, ये मीटर लिखा हुआ है मीटर, तो मीटर, ये मीटर है, और ये भी मीटर है, यानी क्योंकि लेंथ है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को मीटर से मेजरमेंट करते हैं, तो केजी को पहले रखो, और मीटर क्या होगा, स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। तो इतना सिंपली तरीके से आप इसको करके आ सकते हैं। इसके नोट्स जो हैं ये मेरे पास रखे हुए हैं, मैं इसको टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम पे डाल दिए, आप चाहे तो वहाँ से नोट कर लें। आज के लिए इतना, और आप अगर ये मैंने 11th क्लास के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया है, और अगर मुझे इसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं ढेर सारे इसी तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व भी करूँगा, और एक टाइम रखूंगा, उस टाइम पर मैं ऑनलाइन भी आप लोगों को के डाउट को क्लियर करूंगा। किंतु ये तभी हो पाएगा जब आप इसमें अधिक से अधिक शेयर करेंगे, मुझे रिस्पांस पॉजिटिव मिलेगा तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा। इसलिए स्टूडेंट्स इसको अधिक से अधिक लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।